हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने जा रहे हैं विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को, विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, चैप्टर का नाम आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है दैट दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद योर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इजंट इट? ओके। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछ लूं कि भाई ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म है ये आपको क्या इंप्लाई कर रहा है। तो आपका सिंपली आंसर आने वाला है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कि भाई अगर एक इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग के पास फुल्ली फंक्शनल यानी कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसी इंडिविजुअल को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहेंगे, इजंट इट? राइट। तो देखो, ये तो आपका एक सिंपल आइडिया है अबाउट इट, बट द थिंग इज ये जो टर्म है इसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, और उस ब्रॉडर एस्पेक्ट को प्रपोज किया था WHO ने। सो अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इंप्लाई करती है अ स्टेट ऑफ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, अगर उसमें एक इंडिविजुअल एक टोटल स्टेट ऑफ वेलबींग को एग्जिबिट कर रहा है या फिर कंफर्टेबल स्टेट को एग्जिबिट कर रहा है, तभी एक पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एग्जिबिट करेगा। ठीक है? तो ऐसे समझिए, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, तो वो 4 एस्पेक्ट्स आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है। इन चारों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला एस्पेक्ट है द फिजिकल एस्पेक्ट। अब देखो, फिजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, इट क्लियरली टेल्स यू कि भाई यहाँ पर फिजिकल बॉडी में जो प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दे मस्ट बी फुल्ली हेल्दी एंड डिजीज फ्री, यानी कि वो कंप्लीटली फंक्शनल भी होने चाहिए और हेल्दी भी होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिजिकल एस्पेक्ट्स में एक पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। देन अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी कवर्ड हैं बच्चों। तो बेसिकली एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट इंडिविजुअल्स अगर इमोशनली और बिहेवियरली इंटरैक्ट कर सकते हैं ऑन दी सेक्स रिलेटेड मैटर्स, तो इसका मतलब यहाँ पर इन 2 एस्पेक्ट्स में भी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो इमोशनल एस्पेक्ट्स में जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एस्टीम की बात आती है व्हेन इट कम्स टू मेटिंग। एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट में देखो, कोई भी मीटिंग अगर इफेक्टिव होनी है फॉर दैट पर्पस, जो 2 इंडिविजुअल्स मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे मस्ट ट्रूली डिस्प्ले देयर ट्रू सेक्सुअल बिहेवियर, तभी वो पॉसिबल है, राइट? तो इसका मतलब वहां पर वो बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी कवर कर रहा है। एंड लास्टली हम देखें द सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट देखो, एक सोसाइटी एज अ होल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तब कहलाती है जब वहां पर द सेक्स रिलेटेड जो आप कह सकते हो सोशल इवल्स हैं वो एब्सेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे वहां पर कोई भी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स ना हो या फिर सेक्स रिलेटेड अब्यूज ना हो। अगर ये सारी चीज़ें एब्सेंट है इन अ सोसाइटी, दैट मीन्स सोशल एस्पेक्ट्स में भी एक सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो ये वो 4 एस्पेक्ट्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, राइट? सो आई होप द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। तो बच्चों, एवर सिंस इंडिपेंडेंस की बात से हमेशा हमारी कंट्री ना ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को फेस करती आई है। अब सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं, ओवर पॉपुलेशन अगर आप बोलोगे तो क्या होता है? तो देखो, एक कंट्री या फिर एक जोग्राफिकल एरिया ओवर पॉपुलेटेड तब कहलाता है जब वहां पर जो ग्रोथ रेट है ऑफ द पॉपुलेशन वो ज़्यादा हो दैन द नेशनल इनकम। तो ऐसे में क्या होगा? नेशनल इनकम तो फिक्स्ड है बच्चों, बट जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो बढ़ता जा रहा है। अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन में है वो बढ़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो पर कैपिटा इनकम है, दैट मीन्स पर इंडिविजुअल इनकम है, वो डिक्लाइन करने लगती है। और जब वो डिक्लाइन करने लगेगी तो ऑब्वियसली इस स्टेट को हम ओवर पॉपुलेशन का स्टेट कहते हैं, राइट? तो बेसिकली आप देखोगे जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज तो फिक्स्ड है ना। अब रिसोर्सेज अगर फिक्स्ड हैं, जैसे कि जॉब्स के फॉर्म में, ये बेसिक एमिनिटीज जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के फॉर्म में, वो सब तो फिक्स्ड है। बट अगर वो बढ़ नहीं रही है उस रेट से जितने रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, देन वहां पर एक गैप आने वाला है बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई, और यहीं पर आता है द रोल ऑफ ओवर पॉपुलेशन। सो दिस इज ओनली ओवर पॉपुलेशन जहां पर द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर दैन द नेशनल इनकम। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस देखती आई है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट वॉज वन ऑफ द
फर्स्ट गवर्नमेंट जिन्होंने इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स टू अचीव और अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए यहाँ पर एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स को इनिशिएट करने वाली इंडियन गवर्नमेंट जो थी, वन ऑफ द फर्स्ट थी। अब इसमें आप देखोगे सबसे पहला जो प्लान यहाँ पर इनिशिएट किया गया था, दैट वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि 1951 में इनिशिएट हुआ था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, सो इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता था भाई, ऑब्वियसली इंडियन पॉपुलेशन को असेस किया जाता था। ओके, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इन अ पॉपुलेशन यहाँ पर एक तरह से असेस किया जाता है। एंड यहाँ पर इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ और नए एस्पेक्ट्स को जोड़ने के बाद टुडे वी कॉल दिस प्रोग्राम एज दी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सो आज जो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, इट इज़ बीइंग रन अंडर द नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो कि अभी प्रेजेंटली अंडर वर्किंग है। सो इस प्रोग्राम के हम यहाँ पर अब मेजर टास्क को कंसीडर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मेजर टास्क अंडर द आरसीएच। तो बच्चों, आरसीएच के अंडर आने वाले जो मेजर टास्क हैं उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आरसीएच के अंडर आता है, दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस। अब अवेयरनेस किसके लिए? अवेयरनेस अबाउट ऑल द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को फैलाना। सेकेंड इज टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज एंड द सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो अगर आपको एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनानी है, उसके लिए आपको कुछ फैसिलिटीज और सपोर्ट की जरूरत है, और वो प्रोवाइड करते हैं दी आरसीएच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ऑफ द मेजर टास्क जो कि आरसीएच परफॉर्म करता है। अब इन दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टास्क को भी ना हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू दिस 6 स्मॉल टास्क। ओके, तो यहाँ पर ये आपको 6 टास्क देखने को मिल रहे हैं जो कि आरसीएच के अंडर आते हैं। आइए एक एक करके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। द वेरी फर्स्ट टास्क दैट वी हैव इज टू क्रिएट अवेयरनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स फंक्शन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑल द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब देखो यहाँ पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। दे कुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। तो पहला काम तो ये यही कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे ये लोगों को अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एडोलेसेंस में हो रहे चेंजेस के बारे में ये लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो यहां पर एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस को भी कवर कर सकते हैं। आई होप आप एडोलेसेंस वर्ड का मतलब जानते होंगे। एडोलेसेंस बच्चों एक लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल में एक वो फेज होता है जब एक इंडिविजुअल जो है वो चाइल्ड से ट्रांजिशन कर रहा होता है इनटू एन अडल्ट। तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है वो लाई करता है फ्रॉम 11 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ पर प्यूबर्टी बिगिन करती है, अंटिल द 19 ईयर्स ऑफ एज। तो बेसिकली टीनेज का जो पीरियड है ना, वो एडोलेसेंस का पीरियड है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल चाइल्ड से एडल्ट में ट्रांजिशन कर रहा है। फाइन, तो आप देखोगे जब प्यूबर्टी हिट करती है तो सर्टेन बॉडीली चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द मेल एंड द फीमेल इंडिविजुअल्स। उसके बारे में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, एंड थर्डली इज टू प्रमोट सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहां पर इनका अनदर काम क्या होगा? टू प्रमोट सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस को फैला सकते हैं। अब देखो, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए दे नीड सम एजेंसीज। तो ये एजेंसीज कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज भी हो सकती हैं, कुछ इंटरनल एजेंसीज भी हो सकती हैं। एक्सटर्नल एजेंसीज में आने वाली आपको कुछ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज देखने को मिलेंगी जो कि इस्तेमाल करती हैं द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल्स, है ना, ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल करके या फिर प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके भी दे कैन स्प्रेड द अवेयरनेस। इंटरनली आप देखोगे द फैमिली मेम्बर्स, जो पेरेंट्स हैं, आप कह सकते हो पेरेंट्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो भी अवेयरनेस को फैला सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट जो टास्क आ रहा है अंडर द आरसीएच वुड बी टू क्रिएट अवेयरनेस। सो आई होप क्रिएटिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो टास्क आता है अंडर आरसीएच वुड बी टू एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया इंडिया हमेशा से ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को फेस करता हुआ आया है। तो ऐसे में बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं या ऑप्शंस हैं उनको ये एड्रेस करेगा टू द पीपल, मोस्टली उन पीपल को
बेसिकली ये क्या करेगा, एजुकेट करेगा। तो एजुकेटिंग पीपल, अब पीपल कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिकली वो पीपल जो कि फर्टाइल कपल्स हैं, या फिर वो पीपल जो कि मैरिजेबल एज ग्रुप्स में लाया कर रहे हैं। सो दोज हु आर इन द मैरिजेबल एज ग्रुप्स। आई होप आपको पता होगा जो मैरिजेबल एज होती है ऑफ द इंडिविजुअल्स इन इंडिया, वो मेल्स के लिए कितनी है, 21 ईयर्स, राइट, एंड फीमेल्स के लिए इट इज 18 ईयर्स। तो इन दो कैटेगरीज में फॉल करने वाले इन पीपल को इस प्रोग्राम के अंदर एजुकेट किया जाता है अबाउट दी डिफरेंट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, ताकि और उनको बताया भी जाता है कि अगर वो ज़्यादा बिगर फैमिली को प्रोड्यूस करते हैं तो एज सच ओवर पॉपुलेशन की वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम देखने पड़ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो एड्रेस करते हैं, और इसको एड्रेस करने के लिए देयर हैव बीन स्लोगन्स ऑल्सो इन द पास्ट। तो आपने वो स्लोगन सुने भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, या फिर छोटा परिवार सुखी परिवार, अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली, राइट। इवन जो यंग वर्किंग कपल्स हैं इन द अर्बन एरियाज, दे हैव इवन अडॉप्टेड टू 1 चाइल्ड नॉर्म, ठीक है, तो वो एक ही चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एज सच ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर ऑल ड्यू टू द अवेयरनेस क्रिएटेड बाय द RCH। ओके देन वी हैव इज द थर्ड टास्क। नाउ दिस टास्क इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द STDs। STDs बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब देखो बच्चों, नाम ही बता रहा है कि ये वो डिजीजेस हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं थ्रू अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। इसीलिए RCH का इंपॉर्टेंट काम था टू प्रमोट सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ताकि इस टाइप की डिजीजेस ट्रांसमिट ना हो सकें और पॉपुलेशन में एंटर ना कर सकें, बिकॉज ये हार्मफुल हैं, राइट। ओके, तो STDs आप जानते हो, जैसे कि बहुत एग्जाम्पल, बहुत कॉमनली आपने जो सुना हुआ है, विच इज़ वन ऑफ द वेरी डेडली डिजीजेस विच इज़ द एड्स। तो एड्स जो है बच्चों, जिसका कि कोई क्योर नहीं है, वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। तो ऐसी डिजीजेस को स्प्रेड करने को रोकने के लिए RCH का another task है is to create awareness about these diseases and how to have safe and hygienic sexual practices to avoid these STDs. Fine. So this is another function जो कि RCH perform करता है। Next जो task आता है that is to promote research। अब देखो बच्चों, अगर हमें एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, राइट। कुछ आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए, कुछ मटेरियल सपोर्ट चाहिए, मेडिकल सपोर्ट चाहिए। फॉर दैट पर्पज़ वी हैव टू प्रमोट मोर एंड मोर रिसर्च। जितनी ज़्यादा रिसर्च की जाएगी उतनी ज़्यादा बेटर क्योर्स आ सकते हैं अबाउट ऑल द STDs, या फिर उतने ज़्यादा अच्छे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस आ सकते हैं। एंड वन सच एग्जाम्पल इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसका नाम है सहेली। तो बच्चों, ये जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये प्रोड्यूस की है या फिर डेवलप की है CDRI लखनऊ ने। CDRI बोले तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ओके, सो बच्चों, ये बेसिकली एक, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख ही देता हूं। दिस इज अ नॉन स्टेरॉइडल oral contraceptive pill. It has to be taken orally in the form of a tablet, right? And ये non steroidal है, so it is a once a week pill, ठीक है। It has to be taken once a week, and ये obviously CDRI लखनऊ ने इसको प्रोड्यूस किया है। तो अगेन, अगर ये RCH के अंडर रिसर्च का प्रमोशन नहीं होता तो डेफिनेटली इस टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता, ठीक है। सो वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द RCH इज टू प्रमोट मोर एंड मोर रिसर्च, ताकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो डेवलप हो सके। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क, एंड द नेक्स्ट टास्क इज टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेंसेस। अब आप सोच रहे होगे ये एमनियोसेंटेंसेस क्या है। आपने वर्ड सुना है एमनियन, याद कीजिए, हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है एमनियन, जो कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन थी। याद है आप सभी को, एम्ब्रायो को कवर करती हुई एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता था, एंड दैट फ्लूइड वाज द एमनियोटिक फ्लूइड। आई होप अब आपको याद आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस टेक्निक में व्हाट इज डन इज कि जो फीटस है उसको सराउंड कर रहा एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये फीटस देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड जो इस कैविटी में फिल्ड है। ओके, इस एमनियोटिक फ्लूइड को एक सिरिंज की मदद से
एक्सट्रैक्ट करके उसके सेल्स को कल्चर किया जाता है, बेसिकली बिकॉज क्योंकि जो फीटस है उसके स्किन सेल्स ना इस एमनियोटिक फ्लूइड में शेड होते रहते हैं। तो जब भी इस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसके साथ साथ फीटल सेल्स भी बाहर आ जाते हैं। तो इन फीटल सेल्स को हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें कल्चर किया जाता है और कल्चर करने के बाद उनको डिटेक्ट किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि फेटल हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर चेक किया जाता है कि कहीं फीटस में कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जो कि उसकी सर्वाइवेबिलिटी को अफेक्ट करे इन द फ्यूचर। तो चेक किया जाता है जैसे कि कुछ आप देख सकते हो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वी वुड हैव हीमोफीलिया जैसी डिजीजेस, या फिर आप थैलेसीमिया की बात कर रहे हो, सिकल सेल एनीमिया, या फिर क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इन सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट किया जाता है। एंड अगर ये पाया जाता है दैट इट वुड अफेक्ट द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस इन द फ्यूचर, तो इट इज़ एडवाइज टू द कपल टू अबॉर्ट द चाइल्ड, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक। बट इंडिया में इस टेक्निक का ना मिसयूज़ किया जाने लगा। अब मिसयूज़ कैसे किया जाने लगा? इस टेक्निक के थ्रू ना आप एक चाइल्ड या फीटस के सेक्स को भी डिटर्मिन कर सकते हो, उसके जेंडर को भी डिटर्मिन कर सकते हो, राइट। तो ऐसे में देखा जाने लगा कि इस टेक्निक के थ्रू लोग जो थे वो फीटस के सेक्स को डिटर्मिन करने के बाद अगर ये पाते थे दैट द चाइल्ड डेवलपिंग इन द मदर्स वूम इज अ फीमेल चाइल्ड, उसको फीमेल के वूम में ही अबॉर्ट कर दिया जाता था। सो डेवलपिंग टेक्निक ऑफ amniocentesis was giving rise to increased number of female feticides. So it was actually causing female feticides. तो जो फीमेल फीटिसाइड्स के केसेस थे इंडिया में वो राइज करने लगे थे, ओके। तो मतलब मदर की वूम में ही फीमेल फीटस को जो था वहीं पर अबॉर्ट कर दिया जाता था, किल कर दिया जाता था। और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी? द मेल इज टू फीमेल का जो सेक्स रेशियो था वो यहाँ पर इम्बैलेंस होने लगा था, ओके। तो इसलिए यहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया था ऑन द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस है इस पे एक स्टैट्यूटरी बैन इम्पोज किया गया हुआ है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल। Okay, then we have is the last function or the task under the RCH, that is spreading importance of sex education. तो sex education यानी कि जो reproduction और related aspects हैं उनके बारे में education को प्रमोट करना, एंड दिस शुड बी डन एट द लेवल ऑफ अ स्कूल। तो बेसिकली स्कूल के लेवल पे बेसिकली जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहिए। द रीज़न बीइंग बिकॉज मेजॉरिटी इश्यूज जो हैं वो एडोलेसेंट स्टेज में ही देखने को मिलते हैं, ओके। तो ऐसे में द स्टूडेंट्स मस्ट बी क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द सेक्स एजुकेशन सो दैट वो डिस्करेज हो सकें फ्रॉम बिलीविंग इन ऑल द मिस एंड द मिसकंसेप्शन जो कि रिलेटेड हैं विद द सेक्स रिलेटेड मैटर्स। सो आई होप ऑल दीज टास्क जो कि RCH परफॉर्म करता है वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। तो बच्चों अगर हम RCH के डिफरेंट टास्क को सही तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो आप डेवलप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी जिनके आपको कुछ ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो फीचर्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो फीचर है दैट इज गोइंग टू बी बेटर अवेयरनेस एंड मेडिकल फैसिलिटीज अबाउट ऑल द सेक्स रिलेटेड मैटर्स। तो सेक्स रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज और साथ ही साथ अवेयरनेस देखने को मिलेगी अमंग द पीपल। फाइन, दिस इज गोइंग टू बी वन इंडिकेशन कि सोसाइटी इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। सेकेंड जो फीचर आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। तो जो डिलीवरीज होंगी ऑफ द चाइल्ड ना वो ज़्यादा मेडिकली असिस्टेड होंगी यानी कि मेडिकल हेल्प के थ्रू होंगी। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इंडिकेट कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो रही है। देन वी हैव इज बेटर पोस्ट नेटल केयर। तो भाई पोस्ट नेटल, देखो नेटल वर्ड इज ऑलवेज फॉर बर्थ, तो आफ्टर, पोस्ट मीन्स आफ्टर, सो आफ्टर बर्थ जो चाइल्ड केयर है वो यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। इफ इट इज देयर दैट मीन्स अगेन इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। और साथ ही साथ नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो मदर की प्रॉपर केयर होनी चाहिए। एंड इवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट ऑल्सो बी प्रमोटेड। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग भी आपको यहाँ पर इक्वली प्रमोट की जा रही होगी इन द सोसाइटी। एंड इफ इट इज देयर दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिव ऑफ अ बेटर सोसाइटी विच इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। देन इंक्रीजेस नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज का
ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जितनी छोटी फैमिली होंगी उतना ज़्यादा एमिनिटीज़ वो एक्वायर कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज द बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो यहाँ पर प्रॉपर डिटेक्शन होने लगेगा ऑफ दी एसटीडीज और उनका प्रॉपर क्योर भी होने लगेगा। सो इस तरीके से अगर ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर फुलफिल्ड हैं, ऑब्वियसली द सोसाइटी वुड बी कंसिडर्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन ट्रेंड्स। तो बच्चों इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कुछ ग्राफ्स की मदद से देखने वाले हैं कि कैसे पॉपुलेशन का आपको ग्रोथ पैटर्न या फिर ट्रेंड देखने को मिला है ओवर सेवरल ईयर्स इन द पास्ट, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो या फिर इंडियन हिस्ट्री की बात हो। सो वर्ल्ड से हम सबसे पहले बिगिन करते हैं बच्चों, बिकॉज वी लिव इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, दैट टू इन बिलियंस, फाइन। और यहाँ पर ऑन दी एक्स एक्सिस आपको सेवरल ईयर्स देखने को मिल रहे हैं जिनमें ये डेटा को रिकॉर्ड किया गया है, फाइन, ओके। तो अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर कुछ क्रूशियल ईयर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ईयर 1900 को देखते हैं, ठीक है। 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी एट दिस टाइम वाज अबाउट 2 बिलियन। तो देखो ये जो ग्राफ है वो लगभग यहाँ 2 बिलियन के पास आकर रुक रहा है। इट वाज नॉट एग्जैक्टली 2 बिलियन बट उससे थोड़ी सी कम थी। सो इट वाज अबाउट 2 बिलियन, ठीक है, इन द ईयर 1900। अब हम अगर इसी वर्ल्ड पॉपुलेशन का ट्रेंड देखें इन द ईयर 2000, यानी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स, 1 सेंचुरी के एंड में, तो आप देखोगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी इट रीच्ड टू अबाउट 6 बिलियन। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स आप देखोगे ये 2 बिलियन से राइज करके 6 बिलियन तक पहुंच गए। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 3-fold राइज देखने को मिला इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, isn't it or not? So remember 2000 में it was 6 billion, okay? And जो लास्ट सेंसस की रिपोर्ट आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है वो है ऑफ मई 2011। सो मई 2011 में जो यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखा गया दैट हैज रीच टू अबाउट 7.2 बिलियन। तो मतलब इन मई 2011 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इट हैज क्रॉस्ड द मार्क ऑफ 7.2 बिलियन। सो इतनी स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है बच्चों। एंड अ सिमिलर ट्रेंड वाज आल्सो सीन इन दी राइज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। आइए उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है। अगेन यहाँ पर आपका जो वाई एक्सिस पे है दिस इज शोइंग दी पॉपुलेशन राइज और यहाँ पर आपको इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। तो दिस इज शोइंग दी इंडियन पॉपुलेशन एंड ये आपको मिलियंस में दे रखी है एंड बिलियंस में। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ पर 6 जीरोज होते हैं, 6 जीरोज इंडिकेट 1 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर 200 मिलियन से यहाँ बिगिनिंग है और ये जा रही है 2 अप टू, और 9 जीरोज के इंडिकेट करते हैं बिलियन। तो यहाँ पर आपको 2 बिलियन देखने को मिल रहा है, फाइन, द एंडिंग पार्ट, ओके। तो देखो यहाँ पर ये जो ईयर्स हैं दे आर बिगिनिंग फ्रॉम 1950 एंड एंडिंग टू 2020। बट हमें कंडीशन देखनी है ऑफ दी टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1947, बट वो तो यहाँ पर नहीं है ना, आपको 1950 से ये बिगनिंग नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे, तो ये कर्व आपका ना यहाँ कहीं पर आएगा। तो अगर हम इस मार्क को प्रॉपरली देखें एज पर दी एनसीईआरटी ऑल्सो, सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 350 मिलियन। तो एट इंडिपेंडेंस यानी कि इन द ईयर 1947 जो इंडियन पॉपुलेशन थी इट वाज 350 मिलियन, ओके। बट आगे आगे देखते हैं कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 53 ईयर्स, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ईयर 2000 की। 2000 में जो इंडियन पॉपुलेशन थी इट रोज अप टू 1 बिलियन, ओके। तो ये 1 बिलियन तक पहुंच गई इन द ईयर 2000। तो देखा आपने यहाँ विद इन अ स्पैन ऑफ ओनली 53 ईयर्स आपको पॉपुलेशन कितनी स्पीड से इंक्रीज करती हुई नजर आई, एंड इट हैड क्रॉस्ड 1 बिलियन मार्क इन द ईयर 2000 इटसेल्फ। और अगर हम लेटेस्ट सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से जो कि एनसीईआरटी में मई 2011 की मेंशन है, जो कि यहाँ पर होगी, ठीक है। सो दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग मई 2011। तो इस टाइम पर जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो क्रॉस कर चुकी थी द मार्क ऑफ 1.2 बिलियन, ओके। सो इट हैड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन, कैन यू इमेजिन, ओके। और यहाँ पर इन द ईयर 2000 इट वाज
1 बिलियन। क्या आपको याद है वर्ल्ड पॉपुलेशन 2000 में कितनी थी? यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2000 was how much? It was 6 बिलियन। और इंडियन पॉपुलेशन 2000 में कितनी थी? 1 बिलियन ओवर ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/6 हिस्सा सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट था। दैट मीन्स एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड वॉज एन इंडियन। इतनी ज़्यादा रैपिडली इंडियन पॉपुलेशन ग्रो की है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो दिस वॉज द पॉपुलेशन ट्रेंड। और इतनी स्पीड से जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती है ना, इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि आपको सेवरल ईयर्स में देखने को मिल जाती है। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ऑब्वियसली होने वाला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द प्रोबेबल रीजन जिनकी वजह से पॉपुलेशन इस तरीके से आपको रैपिडली राइज करती हुई नजर आ रही है। द वेरी फर्स्ट रीजन वुड बी द डिक्लाइन इन द डेथ रेट। तो डेथ रेट जब डिक्लाइन कर जाता है, ऑब्वियसली डेथ रेट, देखो डेथ वर्ड को ना एक जो पॉपुलेशन स्टडी होती है उसमें एक टर्म दिया जाता है मॉर्टैलिटी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्टैलिटी रेट और द डेथ रेट। तो देखो जिस रेट से चाइल्ड बर्थ हो रहा है, अगर उस रेट से डेथ नहीं होगी ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉपुलेशन आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, है ना? क्योंकि भाई पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं दैन द पीपल हु आर डाइंग। तो इसका मतलब द डेथ रेट हैज़ डिक्लाइन, ठीक है? और डेथ रेट कब डिक्लाइन करता है? ऑब्वियसली जब इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं दी पॉपुलेशन। सो इट बेसिकली टेल्स अस कि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, बिकॉज वहाँ पर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पर जो डिक्लाइन इन डेथ रेट है वो चेक किया जाता है व्हेन इट कम्स टू द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ओके, दैट इज MMR, एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर डेथ रेट जो है वो मैटरनल यानी कि मदर के लिए देखा जाता है कि कितनी जो मदर्स हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी डाई कर गई हैं, ओके, पर 10,000 इंडिविजुअल्स पर ईयर, ठीक है? तो हर 10,000 लोगों में हर साल कितनी मदर जो हैं वो प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के बाद डाई कर जाती हैं, वो आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बताता है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है कि कितने इन्फेंट आफ्टर चाइल्ड बर्थ बट बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ देयर एज डाई कर जाते हैं, ओके, पर 1000 लाइफ बर्थ्स पर ईयर। तो हर साल हर 1000 लोगों में कितने बच्चे जो हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ से लेकर 1 साल का अपना एज कंप्लीट करने से पहले खत्म हो जाते हैं, वो बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है? तो अगर ये दोनों रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी डिक्लाइन कर जाएंगे तो डेफिनेटली द मदर एंड द चाइल्ड आर डेफिनेटली गोइंग टू सर्वाइव ना, एंड दे विल ऐड टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। इसकी वजह से पॉपुलेशन आपको राइज करते हुए नजर आ रही है, एंड ऑल ऑफ दीज have declined because of the improved medical facilities. Okay, then is increase in the number of people in the reproducible age. तो आगे जाके जब आप चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आप वहाँ पर एज पिरामिड देखते हो, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड नजर आएगा वो पिरामिड, जहाँ पर एक आपको जो पिरामिड का बार होता है वो देखने को मिलता है ऑफ दी पीपल हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज। तो जो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव एज में है तो दे विल डेफिनेटली कॉपुलेट एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर चिल्ड्रन। तो ऐसे में ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर रिप्रोडक्टिव एज में है तो दे विल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, जिसकी वजह से दे विल ऑल्सो ऐड टू द एक्जिस्टिंग पॉपुलेशन। इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू NCERT, पॉपुलेशन ग्रोथ जो था was less than 2% पर ईयर। तो 2% पर ईयर से कम था, बट ये भी बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर हम बोलें 2000% पर ईयर, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 2%, ओके, 2% पर ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हुआ 20 पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। मतलब हर साल हर 1000 लोगों में 20 लोग और ऐड हो रहे हैं। तो इस स्पीड से अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी ना बच्चों, तो क्या होगा? यहाँ पर बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो यहाँ पर कम पड़ने लग जाएंगी। तो ऐसे में यू विल सी सच एन अलार्मिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कुड लीड टू स्केर्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग।
इवन तो हमने इन पर्टिकुलर फील्ड्स में कितनी ही प्रोग्रेस क्यों ना कर ली हो, इनकी कमी आ ही जाएगी। तो इस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है कुड बी हार्मफुल। तो बच्चों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हार्मफुल आउटकम से बचने के लिए वन डेफिनेटली हैज टू रिजॉर्ट टू द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, या फिर जिसे हम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी बुलाते हैं। और जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू अचीव दिस फंक्शन वुड बी कॉल्ड द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या फिर जिन्हें हम बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस बुलाते हैं। ओके, सो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या फीचर्स होते हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल देखेंगे। फाइन, ओके। सो सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दैट मीन्स जो पर्सन उसको यूज कर रहा है ऐसा ना हो कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स उसको कोई नुकसान पहुंचाएं, फर्स्टली। सेकेंडली, they should be easily available in the market. So they should be easily available in the market. This is going to be one important feature. Thirdly, ये effective भी होना चाहिए in preventing the conception. Okay, so अपना काम करने में यानी कि contraception को करने में they should be effective. And secondly, they must be reversible also. मतलब अगर हम इन birth control devices यानी कि contraceptives को remove कर दें, so it should not affect the conception process or the fertilization process. Fine. ओके, देन दे शुड हैव लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स। तो इनका एक इंडिविजुअल जो उसको यूटिलाइज कर रहा है, एक यूज़र पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो सबसे मिनिमम अमाउंट में। ओके, सो इट शुड हैव मिनिमल और नो साइड इफेक्ट्स, इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दे शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल की जो सेक्सुअल ड्राइव है उससे ये इंटरफियर नहीं करने चाहिए। सो आई होप द वेरियस फीचर्स जो कि आपको एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के देखने को मिलते हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर मेंशन है द 6 डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो ये 6 मेजर कैटेगरीज ऑफ बर्थ कंट्रोल हैं जिनको कि हम फोर्थ कमिंग स्लाइड्स में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है दोज आर कॉल्ड दी नेचुरल मेथड, जिन्हें हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल भी बुलाते हैं। देन वी हैव आर दी बैरियर मेथड्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे आगे इनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, आपको कुछ बैरियर देखने को मिलेंगे जो कि फिजिकली सेपरेट कर देते हैं द मीटिंग ऑफ द स्पर्म विद द ओवम। देन वी हैव आर द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ओके, देन आपको कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ ऐसी पिल्स जिनको ओरली इंजेस्ट किया जाता है एंड दैट लीड्स टू कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, एंड देन कुछ इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। लास्टली आपको एक परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड द सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, सो ये 6 के 6 कॉन्ट्रासेप्टिव के जो मेथड्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बिगिनिंग विद द नेचुरल मेथड्स ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। तो बच्चों, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहले हम उसका प्रिंसिपल स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो भाई क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इन दिस टाइप ऑफ मेथड? तो यहाँ पर बेसिकली अवॉइड किया जाता है, रिमेंबर द वर्ड अवॉइड, यहाँ पर अवॉइड किया जाता है द मीटिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवम। तो स्पर्म की जो मीटिंग है विद द ओवम उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है इन दिस पर्टिकुलर मेथड। फाइन, ओके। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो मेथड है द नेचुरल मेथड्स, इनके फेलियर के चांसेस आर वेरी हाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस मेथड्स में यानी कि जो नेचुरल मेथड्स हैं उनमें आपको 3 तरीके देखने को मिलेंगे टू अवॉइड द मीटिंग ऑफ द स्पर्म विद द एग। सो सबसे पहला वी हैव इज द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब देखो नाम से समझो, पीरियोडिक मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एब्स्टिनेंस मतलब टू एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, यानी कि टू अवॉइड समथिंग, है ना। तो यहाँ पर जो कपल है, द कपल मस्ट अवॉइड और abstain from coitus, that is sexual intercourse during the fertile period of the menstrual cycle। तो menstrual cycle का जो fertile period है जिसमें ovulation होने के chances maximum है, उसको अगर avoid कर लिया जाए to have the coitus, तो यहाँ पर there are chances कि fertilization would not occur। ठीक है, तो ovulation के टाइम पीरियड और साथ ही साथ स्पर्म वहाँ पर फर्टिलाइज ना कर जाए आपके ओवम को, इस पीरियड को पूरी तरह से स्किप कर दिया जाता है। एंड दैट पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लाइंग फ्रॉम डे 10 to 70। तो हमने देखो, हम इस पर्टिकुलर पीरियड को समझने की कोशिश भी करते हैं। आपने एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जानते हो कि वो ड्यूरेशन ऑफ 28 डेज तक लास्ट करती है। ठीक है, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जा रही है, एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और ये भी आपको पता है कि ये फीमेल टू फीमेल वेरी करती है, ये एज लो एज 24 डेज की भी हो सकती है, एज हाई एज 35 डेज तक की भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको 28 डेज की यहाँ पर साइकिल देखने को मिल रही है। तो ये फर्स्ट डे से बिगिन कर रही है, इट इज एंडिंग ऑन द 28th डे। एंड यू नो वेरी वेल, जो 14th डे होता है, दिस 14th डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। बट द थिंग इज बच्चों,
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 14th डे पे ही ओव्यूलेशन हो। तो हम यहाँ पर टू बी ऑन द सेफ साइड ±2 डेज को कंसिडर कर लेते हैं। हो सकता है 2 दिन पहले भी ओव्यूलेशन हो जाए, हो सकता है 2 दिन बाद भी ओव्यूलेशन हो जाए, तो ये भी ओव्यूलेशन के पीरियड में कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इन 5 दिन में तो कॉइटस नहीं होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर ओव्यूलेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है। साथ ही साथ यू नो वेरी वेल कि जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगभग 2 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम देखें कि 12th डे पे सपोज ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब 11th डे पे भी कॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पर्म जो होंगे वो अलाइव रहेंगे इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और अगर 12th डे या 13th डे पे ओव्यूलेशन होता है तो वो उसको फर्टिलाइज भी कर देंगे। एंड सिमिलरली जो 10th डे है, 10th डे, इसमें भी कॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। द रीजन बीइंग अगेन 2 डेज तक स्पर्म विल सर्वाइव, तो अगर 12th डे पे ओव्यूलेशन होता है तो स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर देंगे द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। सो 10th डे भी हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। एंड आपको पता है एक बार एग रिलीज हो जाता है तो इट रिमेन्स वायबल फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, यानी कि 1 डे तक। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि एट द लेट 16th डे पे अगर ओव्यूलेशन हुआ है, ओवम रिलीज हुआ है, तो वो सिर्फ 1 दिन यानी कि 17th डे तक ही सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे में 17th डे पे भी कंसेप्शन शुड नॉट अकर, इसीलिए यहाँ पर कॉइटस नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली दिस एंटायर पीरियड जो आपको यहाँ पर 10th डे से बिगिन करके 17th डे तक लाई करता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। और अगर इस पीरियड को स्किप कर दिया जाता है दैट मीन्स देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर कंसेप्शन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हाउएवर फेलियर के चांसेस डेफिनेटली हाई हैं बिकॉज नो वन कैन प्रेडिक्ट कि ओव्यूलेशन कब हुआ और कितने समय तक ओवम या स्पर्म जो थे वो ट्रैक में प्रेजेंट थे, वो भी फंक्शनली। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर फेलियर चांसेस आर हाई। देन द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड द विड्रॉल मेथड, जिसे हम कॉइटस इंटरप्टर्स बुलाते हैं। सो द कॉइटस यानी कि द सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो एक्ट है दैट इज गोइंग टू बी इंटरप्टेड। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, द मेल पार्टनर इज गोइंग टू विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम दी वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। तो सीमेन को इजैक्यूलेट करने से पहले ही मेल जो है वो ड्यूरिंग द कॉइटस अपने पेनिस को बाहर विड्रॉ कर लेता है। सो दिस इज द विड्रॉल मेथड और द कॉइटस इंटरप्टर्स। द थर्ड मेथड ऑफ द नेचुरल मेथड वुड बी द लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब इसके बारे में हम अपने पिछले चैप्टर में भी काफ़ी बार स्टडी करके आए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो पीरियड ऑफ लैक्टेशन होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, हैवी लैक्टेशन का जो पीरियड होता है, उस टाइम पर प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बनता है, राइट। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, वो जाके आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है नॉट टू प्रोड्यूस FSH, है ना। तो वो बेसिकली आपके इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर द रिलीज ऑफ FSH। अब FSH नहीं बनेगा तो कोई भी फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, कोई फॉलिकल डेवलप नहीं होगा ग्राफिन फॉलिकल में, तो कोई ओव्यूलेशन भी नहीं अकर होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बट ये तभी तक पॉसिबल है जब तक कि चाइल्ड जो है वो सिर्फ सोली मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स नरिशमेंट, जो कि मैक्सिमम 6 मंथ तक जा सकता है। इसीलिए इट इज इफेक्टिव ओनली अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो इसका भी एक लिमिटेशन है। बट अगेन यहाँ पर भी जो चांसेस हैं of the failure are going to be very high. So this was all about the various natural या traditional methods of contraception. I hope ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों, next we have on screen are the barrier methods of birth control. तो barrier methods of birth control को समझने से पहले उसके प्रिंसिपल को समझना होगा। तो बेसिकली नाम ही बता रहा है बच्चों, बैरियर। आपको यहाँ पर बेसिकली एक फिजिकल बैरियर की प्रेजेंस देखने को मिलेगी जो कि प्रिवेंट करेगी स्पर्म की मीटिंग को विद द एग। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो स्पर्म है एंड द ओवम, उनको प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल बैरियर। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द बैरियर मेथड। और ये जो बैरियर मेथड्स हैं दे आर अवेलेबल फॉर बोथ द मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स। ठीक है, ओके। सो द वेरी फर्स्ट जो बैरियर मेथड आपको देखने को मिलेगा दैट इज द यूज ऑफ कॉन्डम्स। सो कॉन्डम्स बेसिकली ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स शीथ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। मेल्स के केस में आपको ये देखने को मिलेगा इट इज़ यूज टू कवर द पीनस, एंड इन केस ऑफ द फीमेल्स ये वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो फीमेल कॉन्डम्स होते हैं उन्हें फेमिडॉम्स बुलाते हैं। ओके, सो दे आर यूज्ड जस्ट बिफोर कॉइटस। ठीक है, सो कॉइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले द मेल हैज़ टू वेयर द कॉन्डम ओवर द पीनस एंड द फीमेल हैज़ टू वेयर इट ओवर द
वजाइना और द सर्विक्स। एंड इस तरीके से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब मेल एजैक्यूलेट करेगा अपने सीमेन को, द सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिससे कि कंसेप्शन प्रिवेंट किया जा सकता है, फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। ओके, एंड वन ऑफ द वेरी कॉमन जो पॉपुलर ब्रांड है ऑफ द मेल कॉन्डम्स विच इज कॉल्ड निरोध। ठीक है, ओके। एंड कॉन्डम्स का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है बच्चों, ना केवल ये कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है बट ऑल्सो इट हेल्प्स द individuals against the transmission of STIs, that is sexually transmitted infections, and a deadly STD, that is the AIDS. So I hope condom से related इतनी बातें आपको clear हुई होंगी. Next we have are the next barrier methods, which are the diaphragm वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स। तो डायफ्राम वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स कुछ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे विच आर मोस्टली यूज्ड बाय द फीमेल्स एंड दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रबर। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल्स जेनाइटल ट्रैक्ट और ये कवर करते हैं द फीमेल सर्विक्स को, तो ये नेक ऑफ द यूट्रस को ही कवर कर देते हैं। तो इसीलिए जब एक बैरियर प्रेजेंट होगा एट द नेक ऑफ द यूट्रस तो डेफिनेटली स्पर्म्स वुड नॉट बी एबल टू एंटर इनसाइड द यूट्रस और वो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट जो एग है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, so this is going to be an important feature about it. And the very important difference जो कि आपको देखने को मिलता है between the condoms and the diaphragms or the walls and cervical caps, that is कि ये reusable होते हैं while the condoms are non-reusable। ठीक है, ओके। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन डायफ्रैगम या फिर सर्वाइकल कैप्स या वॉल्स की एफिशिएंसी को, यानी कि इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाना है, फॉर दैट पर्पज स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, फोम्स एंड जेलीज का इस्तेमाल भी किया जाता है अलॉन्ग विद दीज मेथड्स। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के साथ अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज या फोम्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम आपको बता ही रहा है, स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को किल करने वाली, तो अगर ये क्रीम्स, फोम्स या जेलीज का इस्तेमाल किया जाता है तो आधे स्पर्म्स जो हैं वो इन क्रीम्स के, फोम्स या जेलीज के इफेक्ट से मर जाते हैं और कुछ प्रिवेंट कर लिए जाते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू द female genital tract with the help of these structures. So I hope the barrier methods of contraception or birth control are very clear. तो बच्चों हमारा जो next method of birth control है those are the IUDs which are called the intrauterine devices. तो बच्चों इंडिया में सबसे widely accepted जो method of birth control है that is IUDs and it is mostly used by those females who want to delay pregnancy, या तो जो delay करना चाहती हैं pregnancy को, या फिर वो females जो कि स्पेसिंग करना चाहती हैं बिटवीन देयर चाइल्ड। ओके, तो स्पेसिंग देयर चिल्ड्रन, तो दो बच्चों के बीच में एक प्रॉपर गैप हो, उसको मेंटेन करने के लिए सम फीमेल्स गो थ्रू दिस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ओके। अब ये जैसा कि नाम बता रहा है ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, यानी कि कुछ ऐसी डिवाइस है जो कि विद इन द यूट्रस इंसर्ट कर दी जाती है बाय द डॉक्टर्स थ्रू द वजाइना। तो दीज आर डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स इनसाइड द यूट्रस थ्रू द वजाइना, और ये आपको नॉर्मली ना टी शेप नजर आती हैं। तो देख रहे हो आप, ऐसे आपको टी शेप देखने को मिलेंगी। तो दीज आर टी शेप्ड डिवाइसेस। फाइन, ओके। अब देखो कितने टाइप के आपको आईयूडीज देखने को मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ये डिफरेंट टाइप्स को ना उनके एग्जाम्पल से मैच करने के साथ को करने को कहा जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज पर्टिकुलर टाइप्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ आईयूडी है दोज आर कॉल्ड दी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिन्हें हम बायोलॉजिकली इनर्ट आईयूडीज भी बुलाते हैं, बिकॉज ये बॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द लिपेज लूप। So remember, lipase loop are going to be examples of non-medicated IUDs. ठीक है, ओके। देन वी हैव आर सम कॉपर रिलीजिंग IUDs। कुछ ऐसी IUDs भी हैं जिनमें आपको कॉपर वायर ऐसे वाउंड नजर आता है, और ये जो कॉपर वायर है ये कॉपर आयंस रिलीज करता रहता है इनसाइड द यूट्रस। जिसके क्या फंक्शंस हैं वो हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सो इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, पर कौन कौन से हैं? दैट इज गोइंग टू बी कॉपर टी, देन वी हैव इज कॉपर 7 एंड द थर्ड वन इज मल्टी लोड 375। सो रिमेंबर मल्टी लोड, देखो कॉपर टी और 7 तो आप याद कर लोगे, है ना, बट मल्टी लोड 375 बार बार रिकॉल करते रहो। मल्टी लोड 375 में कॉपर प्रेजेंट है, सो इसमें आपको कॉपर मिलेगा। तो मल्टी लोड 375 में भर भर के कॉपर है, इसीलिए इट इज गोइंग टू बी अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, थर्डली वी हैव आर दी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। कुछ ऐसी आईयूडीज भी हैं जो कि यूट्रस के अंदर हार्मोन रिलीज करती हैं, एंड दैट हार्मोन इज गोइंग टू बी अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसलिए इसके एग्जांपल जो होंगे दे आर गोइंग टू बी प्रोजेस्टेसर्ट। अब प्रोजेस्टेसर्ट इज गोइंग टू बी प्रोजेस्टेरॉन एनालॉग रिलीजिंग इंसर्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रोजेस्टासर्ट। एंड देन वी हैव इज LNG20। LNG20
इज नथिंग बट, इसका पूरा नाम है लेवनोर जेस्ट्रल 20, और ये भी प्रोजेस्ट्रॉन यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन की तरह ही आपको फंक्शन करता हुआ नजर आता है, इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम देखें कुछ आईयूडीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन को, तो आईयूडीज क्या करते हैं, देखो बच्चों, आईयूडीज ना यूट्रस के अंदर स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। फेगोसाइटोसिस को मतलब जो यूट्राइन लाइनिंग है वो स्पर्म्स को एनगल्फ करने लगती है। कैसे? एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज आईयूडीज आपके यूट्राइन लाइनिंग को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। अब अगर WBCs काउंट बढ़ जाएगा ना, तो WBCs फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करके सारे स्पर्म्स को जो कि यूट्रस में प्रेजेंट हैं वो उन सबको एनगल्फ कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फिनोमिना जो कि आईयूडीज करवाती हैं इन द यूट्रस। सो दे इंक्रीज the phagocytosis of the sperms within the uterus, and that is how sperms जो हैं वो ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे टू फर्टिलाइज द एग। ओके, देन अगर हम बात करें कॉपर आयन रिलीजिंग या फिर कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की, तो मैंने आपको बताया था जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं वो कॉपर आयंस को रिलीज करती हैं। तो द कॉपर आयंस विच आर रिलीज बाय द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज वो क्या करने वाले हैं, तो ये जो कॉपर आयंस हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। तो जो स्पर्म का फ्लैजेलर मोशन है ना, वो जितना विगरस होता है ना उसको ये स्लो डाउन कर देते हैं, तो उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर उनकी मोटिलिटी कम होगी दैट मीन्स वो इतनी स्पीड से ऊपर जा नहीं पाएंगे अप टू द ओविडक्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो इसका मतलब उनकी फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। सो स्पर्म की मोटिलिटी भी सप्रेस हो जाती है और साथ ही साथ देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी सप्रेस हो जाती है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज परफॉर्म करते हैं व्हेन दे रिलीज द कॉपर आयंस। एंड अगर बात की जाए हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की, तो देखो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करती हैं, दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। तो ये क्या करती हैं, देखो ये यूट्रस को पहली चीज तो अनफेवरेबल बनाती हैं फॉर इम्प्लांटेशन, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर देती हैं जिसकी वजह से वहाँ इम्प्लांटेशन हो नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड एट्रोफिक चेंजेस, ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चर में ही ऐसा चेंज आ जाता है सच दैट जो यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो कंसेप्शन हो नहीं सकता प्रॉपर्ली, राइट। एंड ये सर्विक्स को भी ना होस्टाइल कर देती हैं टू द स्पर्म। जैसे कि मैंने बोला ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती हैं, राइट। और प्रोजेस्टेरॉन जो कि ऑलवेज इंडिकेटिव होता है प्रेगनेंसी का, बिकॉज वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। तो बॉडी को ये सिग्नल जाता रहता है जब भी ये जो पर्टिकुलर आयोडीज हैं जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रही है ना, वो कॉन्टिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रही है टू द ब्लड स्ट्रीम। और ब्लड स्ट्रीम में जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा तो आपको पता है कोई भी नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, बिकॉज FSH का सिक्रेशन यहाँ पर सप्रेस रहता है जब ब्लड में आपको प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, नो फॉलिकल विल डेवलप। और साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो सर्वाइकल म्यूकस यानी कि सर्विक्स में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है ना उसके नेचर को भी चेंज कर देता है। वो उसके म्यूकस को थिक और ड्राई बना देता है, और जब थिक एंड ड्राई म्यूकस सर्विक्स में प्रेजेंट होगा तो जो स्पर्म्स होंगे वो उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकते हैं इनटू द यूट्रस। इसीलिए इट मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। होस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली टू द स्पर्म्स, ठीक है। इसलिए स्पर्म्स विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू दीज सर्विक्स and this will eventually prevent conception. So I hope the role of intrauterine devices is very clear. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं toward the next method of birth control which are the oral contraceptives. अब oral contraceptives को हम डिटेल में स्टडी करें उससे पहले we must know about its principle. Principle क्या है भाई इस method of contraception का, कि देखिए यहाँ पर आपको ना देखने को मिलेगा कि कुछ small doses of hormone जैसे कि प्रोजेस्टोजेंस जो कि कुछ नहीं है बल्कि एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही एक सिंथेटिक फॉर्म जिसको कि बाहर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल प्रोड्यूस किया जा रहा है इन दी लैबोरेटरी, उसको हम प्रोजेस्टोजेन बुलाएंगे। सो प्रोजेस्टोजेंस या फिर प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टू एडमिनिस्टर इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। सो इनका जो कॉम्बिनेशन है या तो टुगेदर या फिर अलोन प्रोजेस्टोजेंस को बॉडी में फीमेल की बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, और वो जो टैबलेट्स होती हैं उन्हें बुलाते हैं पिल्स, एंड दे आर टू बी टेकन ओरली। तो इनको ओरली इंजेस्ट करना होता है बाय द फीमेल। अब देखो ये जो टैबलेट्स होती हैं दे हैव टू बी टेकन फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज के अंदर इन पिल्स को लेना स्टार्ट करना होता है और विदाउट एनी गैप। तो उसको फर्स्ट डे से बिगिन करके हमको 21st डे तक
इस तरीके से नंबर ऑफ डेज भी मेंशन होते हैं ऑन दीज पिल्स, तो दे हैव टू बी टेकन रेगुलरली एंड प्रेफरेबली एट द सेम टाइम ऑफ द डे, ठीक है। ओके, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज कि देखो 21 दिनों तक सांस लेने के बाद 7 डेज के लिए देयर हैज़ टू बी अ गैप, तो 7 डेज तक आपको पिल्स नहीं लेनी है। सो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज इसको वापस से रिपीट करना होता है, सो इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न फॉर अनदर 21 डेज। तो इस तरीके से 28 डेज की जो साइकिल होती है वो चलती रहती है। और आप देखोगे यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो तो होगा बट ओव्यूलेशन अकर नहीं होगा, सो मेंस्ट्रुअल फ्लो विल अकर विदाउट ओव्यूलेशन, दिस हैज टू बी द सीन इन केस ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। ओके, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था बच्चों, दैट इज सहेली, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि CDRI लखनऊ ने प्रोड्यूस की है, ओके, तो डेवलप की हुई है और इसको आपको याद रखना है। देन एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है अपना फंक्शन करती कैसे हैं, तो पहली चीज़ तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं, तो आपको ओव्यूलेशन ही अकर करता हुआ नजर नहीं आएगा। मैंने आपको बोला था ना मेंस्ट्रुअल फ्लो तो होगा बट विदाउट ओव्यूलेशन। साथ ही साथ ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती हैं बिकॉज ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ग्रोथ को ही रोक देती हैं, ठीक है। सो आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो ग्रो ही नहीं करेगी और जब वो ग्रो नहीं करेगी तो वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं होगी, सो इट इज गोइंग टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑल्सो एंड इट ऑल्सो ऑल्टर्स द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। तो जो सर्वाइकल म्यूकस है ना, जो आपको यहाँ पर नेक ऑफ द यूट्रस में देखने को मिलता है, इसके ये नेचर को ऑल्टर कर देती है बिकॉज यहाँ पर हम क्या एडमिनिस्टर कर रहे हैं, प्रोजेस्ट्रोजेंस, राइट, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिक एंड ड्राई बना देता है। तो एक थिक एंड ड्राई म्यूकस अगर यहाँ पर डिपॉजिटेड होगा तो स्पर्म्स जो है वो आगे यूट्रस के अंदर एंटर कर नहीं पाएंगे और वो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग को कभी भी कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। सो दे ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सो आई होप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होंगी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल विच इज द इम्प्लांट्स एंड द इंजेक्टेबल्स। तो बच्चों जो इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स है ना, उनका प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है एज दैट ऑफ द ओरल पिल्स। यहाँ पर भी आप देखोगे स्मॉल डोजेज ऑफ द हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्ट्रोजन या फिर इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन उनको एडमिनिस्टर किया जाता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, बट द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट कि वहाँ पर ओरल पिल्स में इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओरली किया जाता है, बट यहाँ पर आप देखोगे दे आर एडमिनिस्टर्ड आइदर थ्रू इंजेक्शंस और दे आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। तो इनको या तो इंजेक्शन के थ्रू फीमेल की बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है या फिर इनको एक इम्प्लांट के फॉर्म में स्किन के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, ओके। तो इस तरीके से ये हार्मोन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो कि आपको सेम एज दैट ऑफ दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखने को मिलता था, राइट। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होगा ना, इट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें होंगी। ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, है ना। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप जानते हो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो प्रिपेयर भी नहीं होगी फॉर इम्प्लांटेशन, तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो प्रिपेयर नहीं होने वाली है। थर्डली क्या नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो यहाँ पर मॉडिफाई हो जाता है, इट बिकम्स थिक एंड ड्राई, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो एंटर नहीं कर पाते हैं टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में देखने को मिली थी वो आपको इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स में भी देखने को मिलेंगी। एंड एक इसका फ़ायदा है दैट इज इट इज़ इफेक्टिव, यू नो, पीरियड इज गोइंग टू बी लॉन्गर। तो इसका जो इफेक्टिव पीरियड है वो ज़्यादा लंबा है देन दैट ऑफ द ओरल पिल्स। तो दिस इज द एडवांटेज जो आपको इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स का देखने को मिलता है ओवर दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई जितने भी हमने मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़े उनमें से कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को या फिर आईयूडीज को विद इन 72 आवर्स ऑफ द कॉइटस अगर हम एडमिनिस्टर कर देते हैं फीमेल की बॉडी में, यू विल सी दैट कॉन्सेप्शन विल नॉट टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन नहीं अकर करेगा, ओके। एंड ऐसा जो इमरजेंसी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ये इफेक्टिव तब माने जाते हैं जब प्रिवेंट करनी हो ऐसी प्रेगनेंसी को जो कि अनवांटेड हो। सो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि बेसिकली अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्स की वजह से भी हो सकती है या फिर रेप की वजह से भी हो सकती है। सो ऑल दीज मेथड्स कैन बी यूटिलाइज, यानी कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन ओनली हार्मोन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन या फिर आईयूडीज का इस्तेमाल विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। अगर इस बीच में इनका एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता है दैट मीन्स यहाँ पर कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो आई होप द मेथड्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज वेरी क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन आर अवर लास्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल विच आर द सर्जिकल मेथड्स, जिन्हें हम परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल भी बुलाते हैं। सो दे आर दी permanent
मेथड्स। मेल्स के केस में इस सर्जिकल मेथड को हम बुलाते हैं वासेक्टमी एंड फीमेल्स के केस में इसे हम बुलाते हैं ट्यूबेक्टमी, राइट। तो मेल्स के केस में आप देखोगे जो वास डेफरेंस हैं इनको कट कर दिया जाता है। वास डेफरेंस यही वो ट्यूब हैं जो कि कनेक्ट करते हैं दी टेस्टिस विद दी यूरेथ्रा। तो बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स को कैरी आउट करते हैं ना, तो इनको ही कट कर दिया जाता है और कट करने के बाद दे आर लाइगेटेड, ठीक है। सो इनको कट करने के बाद टाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यू विल सी वास डिफरेंस आर कट एंड लाइगेटेड, ठीक है, दे आर टाइड अप। एंड ट्यूबेक्टमी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ट्यूब्स होते हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओविडक्ट, राइट, या फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स को यहाँ पर कट कर दिया जाता है और उनको टाई कर दिया जाता है। सो यहाँ पर यू विल सी फैलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड लाइगेटेड, ताकि ओवम जो है वो यहाँ पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। तो इस एम्पुलर रीजन तक अगर पहुंच ही नहीं पाएगा तो डेफिनेटली वहां पर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर नहीं पाएंगे एग को। सो दीज आर दी परमानेंट मेथड ऑफ the birth control and these come under the surgical methods. So I hope all the methods of contraception which are the birth control methods वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों this was all for today from the chapter reproductive health. I hope इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज के सेशन में डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।